हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आइए लिबरलाइजेशन के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मुझे आप फॉलो करना चाहते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। क्या फ़ायदा होगा, आपको नोट्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसकी स्लाइड्स मिलते रहेंगी आपको, और छोटी वीडियोज़ जो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेंगी। तो मैं जो कि छोटी वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा कि लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म लाए गए थे। इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या रिफॉर्म लाए गए थे, और आगे हम समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसीज में भी क्या रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी में क्या रिफॉर्म्स आए थे। चलिए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आए। सबसे पहला, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। देखो, आरबीआई का 1991 से पहले रोल क्या था ना, ये डिक्टेटर साहब थे। आरबीआई डिक्टेटर साहब थे, मतलब आरबीआई ही डिसाइड करती थी कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, कितना इंटरेस्ट लेगा। बैंक से रिलेटेड हर एक काम आरबीआई ही डिसाइड करती थी, जिसके चलते जो नए बैंक्स आना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज उनको पता था कि हम आएंगे तो आरबीआई कंट्रोल करेगी और उनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एज नहीं रहेगा। समझो इस बात को कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इतने पुराने बैंक थे, सेटल थे। कोई नया बैंक आना चाहता अगर बाहर से इंडिया में, तो वो नहीं आता, क्योंकि उसको भी अब रूल्स तो आरबीआई ने बनाए, सबके लिए बराबर है। अब जो फैसिलिटी एसबीआई देगी वही फैसिलिटी नया बैंक भी देगा। तो लोग नया बैंक में क्यों अकाउंट खुलवाएंगे, क्या फ़ायदा उनको नए बैंक में अकाउंट खुलवा के। जो काम पुराने बैंक में आराम से हो जाता और सेफ्टी भी रहती, क्योंकि बैंक पुराना था। तो नए बैंक में लोग अकाउंट नहीं खुलवाते। एक तो सेफ्टी इश्यूज था, दूसरा सेफ्टी के साथ साथ जब सेम फैसिलिटी मिलेगी तो मैं तो उस बैंक में जाऊंगा जो सेटल्ड है। हाँ, कोई नया अगर अच्छी फैसिलिटी नया बैंक देगा तब मैं सोचूंगा, लेकिन फैसिलिटी तो सेम थी। तो आरबीआई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि आरबीआई के रोल को चेंज करते हैं। आरबीआई को डिक्टेटर, दैट इज रेगुलेटर का रोल से फैसिलिटेटर के रोल पे लेके आते हैं। रेगुलेटर मतलब कंट्रोल कर रहा था, फैसिलिटेटर मतलब अब जो था वो बैंक्स को गाइड कर रहा था आरबीआई कि ये काम करो, बैंक पे नज़र रख रहा था। और जो बैंक कुछ डगमगा रहे थे या गलत काम करने की तरफ जा रहे थे, तो आरबीआई उनको वार्न करता था, उनको हेल्प करता था। अगर किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है तो आरबीआई उसको हेल्प करता था। गाइडेंस बेसिकली का काम किया। तो फॉर एग्जांपल, अप टू 1991 आरबीआई वाज डिसाइडिंग दी इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स। ये समझना पड़ेगा आपको, रेगुलेटर और फैसिलिटेटर में क्या डिफरेंस है। तो 1991 के पहले जब रेगुलेटर था तो आरबीआई डिसाइड करता था कितना लोन देना है, लेना है। आफ्टर लिबरलाइजेशन बैंक्स कुड चार्ज ओन इंटरेस्ट। जब फैसिलिटेटर बन गया, बैंक्स को छूट दे दी गई, भाई अपना इंटरेस्ट खुद चार्ज करो। अब ऑब्वियसली बैंक्स में कंपटीशन था, अब इंटरेस्ट कुछ भी आप चार्ज नहीं कर सकते हो, आपको मार्केट सिनेरियो देख के चार्ज करना है, ठीक है। एंड चूज टू सुटेबल रेट ऑफ डिपॉजिट, दिस स्टेप इंक्रीज दी कॉम्पिटिटिवनेस। इसके बाद देखो, जब आरबीआई ने अपना रोल चेंज किया, बहुत सारे बैंक्स आए, इंटरेस्ट ज़्यादा देना किसी किसी बैंक ने चालू किया। देखो अभी जितने भी, देखो कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, ये सब बैंक बहुत पुराने नहीं हैं जितने पुराने बाकी सब बैंक्स हैं। तो ये सब बैंक्स ने आके कस्टमर्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सेविंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट देके। जो एसबीआई 3.5-4% दे रही थी, इंडसइंड ने, येस बैंक ने, कोटक ने 6-6.5% देना चालू किया। तो बहुत सारे लोगों ने बैंक अकाउंट उनके यहाँ खुलवाया। ये पॉसिबल ना होता अगर इनका रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के अलावा गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी आने का मौका दिया। जैसे बहुत सारे बैंक आप देखो, इंडियन बैंक में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और फॉरेन बैंक में एचएसबीसी, एबीएन एमरो बैंक आए और बहुत सारे इन्होंने ब्रांचेस खोले। अब आप जानते हो कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक कितने बड़े बैंक बन चुके हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो क्या ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन से लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दो फॉर्म में करते हैं, एफआईआई एंड एफडीआई। ये मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी वीडियो में कवर किया है, उसके लिए आप वहाँ चल जाना। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट बढ़ाया, ठीक है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करना उतना नहीं देना चाहती थी इंडिया में, और अलाउ नहीं करती थी, रूल्स ऐसे नहीं थे। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आया कि जब तक फॉरेन का पैसा इंडिया में नहीं आएगा हम डेवलप नहीं कर सकते। देखो फैक्ट है, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आया तब तक इंडिया में ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। पैसा, एक्सपेंशन इंडिया के पास उतना नहीं था 1991 के पहले। तो पैसा कौन लेके आया?
फॉरेनर्स लेके आए, ठीक है, इंडिया में उन्होंने बिजनेस अपना रखा, अपना बनाया, लेकिन इंडिया को भी फायदा हुआ। जब उन्होंने बिजनेस इंडिया में किया, पैसा लेकर के आए, तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिला, इंडियन लोगों को जो हमारे कंट्री के लोग थे उनको जॉब मिली, जिनका लैंड उन्होंने लेके बिजनेस चालू किया उनको रेंट मिलना चालू हुआ। देखो एप्पल इंडिया में इतने सारे स्टोर्स खोले हैं एप्पल ने, राइट। एप्पल जहाँ भी स्टोर खोलता है वो स्टोर उसका अपना तो नहीं होता ना, जगह तो अपनी नहीं होती है, जिसका भी जगह लेता है वो उसको रेंट मिलता है। तो ऐसे इंडिया में डेवलपमेंट चालू हुई। तो क्या है इसमें भी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक में भी इन्वेस्टमेंट जो है पहले 50% बढ़ाया, अभी तो और भी अलाउड है, ठीक है। सच एज तो मर्चेंट बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। सो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे, इंडियन बैंकिंग में आके उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया, है ना। तो अभी आप देखोगे किसी भी बैंक का आप शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखना, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स के उसमें स्टेक हैं, तभी तो इतने बड़े वो बैंक बन सके, ठीक है। जनधन योजना बड़ा इंपॉर्टेंट योजना है ये। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जब गवर्नमेंट NDA गवर्नमेंट आई, तो उनको लगा कि भाई बैंक्स जो है जो सर्विस टाउन एंड सिटीज़ को दे पा रही हैं वो विलेज एरिया, रूरल एरिया में नहीं दे पा रही है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या, रूरल एरिया के लोगों को ना बैंकिंग समझ ही नहीं आती थी। उनको लगता था कि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक वाले पैसा लेके भाग जाएंगे, क्योंकि वो इतना धोखा खा चुके हैं लोकल मनी लेंडर्स से, ज़मींदार से, जो उनसे इतना एग्जॉर्बिडेंटली हाई इंटरेस्ट लेते थे, जिनसे वो लोन लेते थे फार्मर्स। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो जनधन योजना में जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, गांव-गांव जा करके उन्होंने गांव के लोगों को बैंक का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, समझाया बैंक क्या करता है, विश्वास दिलाया कि बैंक उनका पैसा लेके नहीं भागेगा, और कैंप लगा करके समझाने के बाद अकाउंट्स खुलवाए हैं गाँव वालों के अकाउंट जब खुले हैं तो दो फायदे हुए। पहला, गाँव वाले को समझ में आया कि बैंकिंग क्या है, वो अब जमींदार से और लोकल मनी लेंडर से लोन नहीं लेकर के बैंक से लोन ले रहे थे, उनको लोन जो मिल रहा था कम इंटरेस्ट पे मिल रहा था। दूसरा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को पैसा मिला, एक बाढ़ आ गई पैसे की, क्योंकि गांव वाले लोगों के पास पैसा था तो वो पैसा होल्ड करते थे। होल्ड मतलब अपने घर में, लॉकर में, अलमीरा में, ज़मीन में गड्ढा खोद के वहाँ पैसा रखते थे। तो वो पैसा सारा बैंकिंग सिस्टम में आया और बैंक उस पैसा को यूज़ कर पाई आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लोन देने के लिए, और उसके बाद डेवलपमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिस वॉज अ ग्रेट मूव बाय दी BJP गवर्नमेंट, ठीक है। So the government has recently launched a Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to provide various financial services to weakest section of the low income group. This Yojana has entered, याद रखिए, Guinness Book of World Record में इसका नाम आया, for opening most bank account starting 23rd 2014 से as on January 2015 12.31 करोड़ अकाउंट खुले हैं, ठीक है। मुद्रा बैंक को भी लाया गया, इसके बारे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो पे, तो मैं उतना यहाँ पे नहीं करूँगा। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, अब हम पढ़ेंगे फिस्कल। फिस्कल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी पे क्या रिफॉर्म लाया गया। तो टैक्स वी ऑल नो दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में आप देखना, मैंने उस वीडियो में डाला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो क्या रिफॉर्म्स लाए गए टैक्सेशन में, ठीक है। टैक्सेशन में सबसे पहला गवर्नमेंट ने टैक्स को कम किया। देखो क्या है, पहले गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स लगाती थी। अब हाई टैक्स लगाने से क्या होगा, आप टैक्स इवेड करोगे, इवेड मतलब चोरी करोगे। जब आपको पता है कि टैक्स हाई है बहुत, तो अपनी इनकम छुपाओगे मतलब जो भी पैसा आपको मिलेगा बैंक में नहीं डालोगे, उसको आप शो नहीं करोगे, उसको आप अलग से रख लोगे, कम इनकम बैंक में डालोगे ताकि गवर्नमेंट को आपको कम इनकम दिखे और उस कम इनकम पे ही आप टैक्स दो। तो गवर्नमेंट को पहले लगता था गवर्नमेंट को कि हाई टैक्स लगाने से टैक्स ज़्यादा आएगा, लेकिन गलत अप्रोच था। बिकॉज हाई टैक्स लगाने से लोगों के मन में आता था कि इतना हाई हम टैक्स क्यों दें, जिसके चलते वो टैक्स इवेड करते थे। इवेड मतलब चोरी करते थे। तो सिंस 1991 दे हैव बीन कंटिन्यूअस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स। 1991 के बाद टैक्स जो है वो कम होना चालू हुआ।
तो हाई टैक्सेस वर रिगार्डेड रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स इवेजन, ये कीवर्ड याद रखिएगा। इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स। ठीक ठाक रेट रहेंगे तो आप भी टैक्स दोगे, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे वैरायटी के थे, सेल्स टैक्स, उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, उसके बाद आप देखो ना, मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स के इतनी वैरायटी थी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सबको हटा करके एक इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेके आई, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सो दैट सिंप्लिसिटी रहे। एंड नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, टैक्स देने के प्रोसेस को गवर्नमेंट ने सिंपल कर दिया। देखो इस चीज़ को समझो, सिंपल कर दिया मतलब, देखो जब हम टैक्स पे करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी टैक्स दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं। अगर हमें ये नहीं समझ में आया कि हम टैक्स जितना दे रहे हैं वो कैलकुलेशन कहाँ से निकल के आया है, तो हम टैक्स चोरी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, एक सिंपल फॉर्मूलाज बनाए और लोगों को समझ में आने लगा कि हम जो भी टैक्स दे रहे हैं उसकी कैलकुलेशन वहाँ तक कैसे आई। जब ये हुआ तो लोग समझने लग गए कि अच्छा मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन है। वंस आई नो माई कैलकुलेशन, आई वोंट से कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई इतना देना बनता है तो मैं खुद भी दूंगा। और बनता है कैसे समझ में आएगा, जब कैलकुलेशन सिंपल हो, ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं फिस्कल में और फाइनेंशियल सेक्टर में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। लिबरलाइजेशन में ये जो मेन पॉइंट्स है मैंने कवर किए हैं, अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट आई and your friends and you people, we all can get benefit out of it. Thank you so much. Take good care of your health. Bye bye.